हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो माय डियर, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और जो आपके मॉडल सेट में जो क्वेश्चन था केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, तो कल मैंने फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया, सब्जेक्टिव मतलब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों था। और आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का सवाल लाया हूँ, और कल मैं आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन लाऊंगा, और सभी का PDF एक जगह जमा करके आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। ठीक है, ओके। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, चैनल का नाम सर्च करके जुड़ जाओ। वहाँ पे ए ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF के नाम से ग्रुप चैनल बना हुआ है, और ग्रुप भी बना हुआ है, आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम जान लेते हैं इसको क्या है ये सवाल, और इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी मैं करवा दूंगा, ताकि आप आसानी से इसको समझ जाओगे और आंसर भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल, तो उसमें सवाल नंबर 11 था। सवाल था रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका उदाहरण दें। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका क्या उदाहरण देना है। तो बोलते हैं, देखो, वैसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ, जिनके दोनों तरफ एक दाएं एक बाएं, यानी कि RHS और LHS दोनों तरफ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता हो या समान होता है, उसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब होता है कि बैलेंस में होना चाहिए ना, बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे उदाहरण मतलब समझ आ गया ना। ये देखो, ये आपका क्या है, ये दायां है, ये बायां है, ये RHS है, ये LHS है। तो इधर जो तत्व है और इधर जो तत्व है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों, या तो आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो, वैसे रासायनिक अभिकरण, वैसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों तरफ अभिकारकों तथा प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है। या तो यूं ही बोल सकते हैं कि वैसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों तरफ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व है उनके परमाणु संख्या जो है, तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होता है। मतलब कि उदाहरण देखिए, H2 हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 परमाणु है, और इधर देखते तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 परमाणु है। अगर एक रहता तो हमको 2 करना पड़ता। कभी कभी संतुलित समीकरण भी आता बनाने के लिए, आपके अभी दिया हुआ इसमें सवाल है। Cl2, इधर भी Cl2। देखो Cl2 कैसे है, ये जो 2 लिखा हुआ ना, ये जो 2 लिखा हुआ, ये हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। मतलब समझो कि गुना ऐसे, जब भी इधर 2 लिखा हो तो समझना कि ऐसे ब्रैकेट में। और आपको पता है ना, कोई जैसे कोई चीज़ ब्रैकेट में रहता है तो सब के लिए होता है। तो यहाँ पे समझ लो ब्रैकेट दिया हुआ है, लेकिन लिखा नहीं जाता ब्रैकेट। तो मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और 2 क्लोरीन के लिए है। लेकिन अगर नीचे लिखा रहे ना 2, तो समझना सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। क्लोरीन के नीचे तो समझ लो क्लोरीन के लिए। अगर मान लें कि HCl2, अगर यहाँ पे 2 डाल दें तो सिर्फ इसी के लिए होगा। जैसे होता है ना SO2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SO2। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ SO2। तो ये जो 2 लिखा हुआ है O के लिए हुआ है, और S के लिए नहीं लिखा हुआ, O के लिए, ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझिएगा। चलो सवाल समझ में आ गया। चलिए जी अगला सवाल देखिए, क्या है, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए। देखिए सूचक के मतलब होता है ना, देखिए क्या बोलता है, सूचक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है। रंजक या रंजकों का क्या होता है, मिश्रण। क्या सूचक जो होता है, मतलब सूचक मतलब इंडिकेटर जिसको बोलते हैं। मतलब इंडिकेटर किसको बोलते हैं, आप जानते हैं, इंडिकेटर जिससे इंडिकेट किया जाता है। तो सूचक रंजकों या रंजकों का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति सूचित करने में होता है। यानी कि एक ऐसा सूचक एक रंजक का मिश्रण होता है, और उसका उपयोग क्या करते हैं, अम्ल कौन है, कौन क्षार है, कौन अम्ल है, इसकी उपस्थिति के बारे में हम लोग सूचित करने में इसका उपयोग करते हैं, सूचना ग्रहण करते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, इसके अलावा और भी है, जैसे कि आप बोल सकते हैं लिटमस पत्र भी हो गया, है ना, ये भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। हल्दी हो गया, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारा है। ठीक है, फिनोप्थैलिन है। तो ये सब ना आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखिए, काफ़ी है। ठीक है, तो ये याद रखिए सूचक। कोई दिक्कत है इसमें, सूचक क्या है, 2 नंबर का सवाल आएगा, एकदम छाप देना, एकदम छाप देना की जरूरत है। ठीक है, लगा देना है आग पानी में। तो सूचक समझ में आ गया। चलो सवाल तीसरा पढ़ते हैं। देखो तीसरा सवाल, ऑक्सीकारक क्या है, वे पदार्थ जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उसे ऑक्सीकृत कर देता है तथा स्वयं अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है ना। यानी कि वे पदार्थ जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, किससे, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर और उससे ऑक्सीकृत कर देता है। क्या करते हैं, ऑक्सीकृत। चूंकि ऑक्सीकारक की बात कर रहा है तो क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, तथा खुद जो है स्वयं जो है अपचयित हो जाता है। स्वयं क्या होता है, अपचयित हो जाता है। ठीक है,
तो उसको क्या बोलेंगे, उस पदार्थ को बोलेंगे ऑक्सीकारक। क्लियर है, इतना लिखना है। चलिए सवाल है संक्षारण क्या है। देखिए समझिए संक्षारण क्या है। संक्षारण का मतलब क्या होता है, संक्षारण मतलब कोई चीज संक्षारण हो रहा, मतलब बेकार हो रहा, नष्ट हो रहा, खराब हो रहा, यूं समझिए। संक्षारण का मतलब बेकार हो जाना, नष्ट हो जाना, जंग लग जाना, यूं समझो। जंग लगना क्या है, सवाल ये भी रह सकता है कि जंग लगना क्या है, दोनों सेम आंसर लिखेंगे। जब कोई धातु जल और वायु के संपर्क में आती है, कोई धातु है ना, जो लोहा हो गया या तो फिर आपका क्या बोलते हैं चांदी हो गया, है ना, बहुत सी धातु हैं। जब कोई धातु जल या वायु के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित, यानी कि जो वायु है या जल में, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के कारण क्या होती है, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आप देखे होंगे लोहा पानी में छोड़ दे तो पानी लोहा भी जंग लग जाता है। कल देखें ना हैंडपंप देखेंगे, घर में आपके हैंडपंप होगा, तो जब हैंडपंप जब कल खराब होता है तो पैप को जब निकालते हैं, जब पंप को निकालते हैं आप, तो देखेंगे लोहा वाला पंप में जंग लगा रहता है। कारण क्या है, वहाँ पे तो हवा रहेगी लेकिन पानी तो जरूर गई है पानी से, तो पानी में भी उपस्थित ऑक्सीजन के कारण। और ऐसे भी देखेंगे लोहा जो गेट होता है बाहर में, घर में पेंट क्यों करते हैं हम लोग, पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे, क्योंकि वायु के कारण उसमें जो उपस्थित है ना ऑक्साइड, वो क्या होता है, धातु जो है ऑक्साइड हो जाता है, जो ऑक्सीजन उपस्थित है वायु में क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई धातु जल या वायु के संपर्क में आती है तो उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसके कारण जो है धातु जो होता है, जो भी धातु है वो ऑक्साइड में बदल जाता है। अर्थात क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे हम जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जंग लग गया। हम लोग तो यही बोलचाल भाषा में यूज करते हैं कि लोहा में जंग लग गया। कभी किसी के मुंह से नहीं सुने कि लोहा संक्षारण हो गया है ना। तो चलिए आज से बोलना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, संक्षारण हो गया, जंग लग गया, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, लोहे पर जंग लगना, सिंपल एग्जाम्पल। चांदी का काला होना, देखे होंगे चांदी जो पहनती है महिलाएं चांदी, बहनें लोग चांदी जो पहनती हैं, तो देखोगे चांदी उसका हाथ में या तो पायल वगैरह होता है, तो उसमें देखिए जंग लग जाता है, उसको जाता है सोनार के वहाँ तो उसको छुड़वाने के लिए। तो चांदी का काला पड़ जाना कारण क्या है, चांदी भी इफेक्ट हो जाता है, चांदी भी ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसके कारण संक्षारण हो लगता है। चलो अब सवाल देखो, ये 5 नंबर सवाल, ओके। इसको करना क्या, संतुलित करना है समीकरण को। चलिए तो इसको मैं अभी करके बताता हूँ। देखिए संतुलित समीकरण जिसको नहीं आता है ना, अभी तुरंत सीख जाएगा। इसमें करना क्या पता होता है ना कि RHS है, ये LHS है, इन दोनों तरफ जो है ये जो तत्व जो देख रहे हैं, ये जो तत्व देख रहे हैं, इन दोनों की परमाणुओं की संख्या समान करना है। अब परमाणु संख्या गिनिएगा कैसे, देखिए ये Ba क्या है, आपको पता है Ba क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये बेरियम है ना, Ba फॉर बेरियम, क्लोरीन है, Cl2 मतलब अलग नहीं है, ये एक है, ये एक में है। ये हाइड्रोजन देखो, ये SO2 लिखा मतलब ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, और इसी तरह यहाँ पे है। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए पहले बेरियम कितना, एक पीस है, जैसे यहाँ पे कितना, कुछ नहीं, क्लोरीन कितना है, अच्छा यहाँ पे बेरियम एक है, यहाँ देखिए बेरियम एक पीस, चलिए तो मैच कर गया। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन देखते हैं, यहाँ पे देखो क्लोरीन एक, यहीं पे चक्का फंस रहा है यहाँ पे, है ना। चलो ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे एक है, अच्छा क्लोरीन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1, अच्छा S यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे सल्फर 1, O कितना है 4, O कितना है 4, तो सबको मैच कर रहा, क्लोरीन और हाइड्रोजन मैच नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम आंसर करेंगे, यहाँ पे इसको हम ऐसे पे उतार लेंगे, BaCl2 प्लस H2SO4, यहाँ पे लिखेंगे BaSO4 इंटू HCl, ठीक है। एग्जाम में रहेगा तो लिख देना, ऐसे मत कि क्वेश्चन पे उस पेपर भी कर देना, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे हम लिखेंगे, जब भी यहाँ पे कोई संख्या लिखना हो ना, हम यहाँ पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं जो इसके बैलेंस में आ जाए। तो हम यहाँ पे 2 डाल दें, जब भी डालना होगा 2, 3, 4 जब भी डालना होगा, तो ये जो एक जो अभी ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है HCl, यहाँ जो लिखा हुआ यौगिक है जो HCl, इसके बाद पहले लिखेंगे, पहले ऐसे नहीं कि बाद में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है, ये इधर नहीं लिखेंगे, जब भी लिखना है यहाँ लिखना है। यहाँ लिखने से मतलब है कि ये हाइड्रोजन के लिए भी हो गया, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, क्लोरीन के लिए। अब मिलाते हैं, देखो Ba बेरियम 1, क्लोरीन 2, ये 2 जो है क्लोरीन के लिए भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 हो गया। बस कितना सिंपल था। चलिए ये सवाल देखते हैं, इसको कैसे करेंगे यहाँ पे। तो देखो पहले उतार लेते हैं MnO2 प्लस HCl, ये हो गया MnCl2, ये Cl है डियर, Cl2 डी मत समझना, Cl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक है, ये दिया हुआ है H2O दिया हुआ।
अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करना बहुत आसान है। एक मिनट, अब देखो यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे ये राइट साइड लेफ्ट साइड, Mn मैग्नीज Mn यहाँ पे एक है, यहाँ पे Mn एक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो एक है ना, एक ऑक्सीजन है। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 हो गया, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ क्लोरीन कितना देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितना क्लोरीन हो गया 4। तो सबसे बड़ा सोचिए, क्लोरीन जब 4 हो गया, इधर बाएं तरफ में दाएं तरफ क्लोरीन 4 हो गया, तो इधर भी क्लोरीन 4 होना चाहिए। तो क्लोरीन इधर 4 हो गया, देखो 2 कितना हो गया, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 कितना हो गया 4। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे 4 यहाँ पे रख देंगे, तो क्लोरीन यहाँ पे 4 हो गया। अब 4 हो गया तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया, लीजिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हाइड्रोजन 4। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो हम यहाँ पे रख देंगे 2, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया। लेकिन जब यहाँ पे 2 लिखे तो ऑक्सीजन हो गया 2 और मिला यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2, लीजिए एक तीर से 2 निशान है ना। अब मिलाते हैं, हो गया हमारा आंसर, मैग्नीज 1। अच्छा MAN लिख दे, सॉरी Mn होगा है ना, Mn, ठीक है। तो Mn एक इधर हो गया। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन देखो ये 2 किसके लिए, इसके लिए भी है, और 2 हाइड्रोजन के लिए, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 4, तो देखो हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4, क्लोरीन 2 4 हो गया। यही तो हमारा आंसर था, क्लियर है। अब चलो अगला सवाल, मैं पूरा जितना भी केमिस्ट्री में आया था सारा सवाल यहाँ पे दिखाएंगे आपको, कहीं जाना मत दीजिए। देखो सह संयोजक बंधन क्या है, ठीक है, सह संयोजक बंधन बात बराबर है। उदाहरण दीजिए, देखिए सह संयोजक मतलब क्या हो रहा है, बंधन बनाना। जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सह संयोजक बंधन कहलाता है। मतलब 2 परमाणु है ना, 2 परमाणु आपस में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, पार्टनरशिप करता है। और पार्टनरशिप क्यों करता है, क्योंकि अपना अष्टक पूरा करने के लिए करता है। तो उसके बीच जो रासायनिक बंधन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सह संयोजक बंधन। ऐसे ही पढ़ के याद करो डियर, आपको याद हो जाएगा, कुछ भारी नहीं है। जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो साझा करके अपने अष्टक को पूरा करने की कोशिश करते हैं या पूरा करते हैं, तो उनके बीच जो रासायनिक बंधन होता है उसको बोलते हैं सह संयोजक बंधन। जैसे उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन का मैं लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइड्रोजन H2 लिख दिया, यहाँ पे Cl2 लिख दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन H2 लिखा मतलब हाइड्रोजन कितना 2 परमाणु हो गया। अब देखो हाइड्रोजन में एक होता है ना, हाइड्रोजन के तो परमाणु संख्या 1 होती है। तो अब देखो ये अष्टक पूरा करेंगे तो क्लोरीन की तरह बनना, सॉरी हीलियम की तरह बनना चाहेगा ये, ठीक है। तो एक यहाँ पे साझा के देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखो ऐसे भी कर सकते हैं। ये पता क्या चल रहा है, ये देखो ये एक हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पे, इस हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पे, तो जब इसको दिए तो ये हाइड्रोजन भी 2 बन गया और ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया 2 बन गया। क्लोरीन में देखो, तो क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन होता है 17 और 2 8 7 में टूटेगा। तो इस सोचेगा ना बंदा कि हम एक पूरा कैसे कर ले, अष्टक पूरा कैसे कर ले, तो क्लोरीन 2 जो है तो इससे मांगेगा और ई इससे मांगेगा। तो क्लोरीन को देखो 6, तो 2 2 4 6 हो गया, एक यहाँ पे आ गया, इसका 2 2 4 6 हो गया और एक यहाँ पे आ गया। तो अब जब ये एक ठो इसको दे दिया और ये एक इसको दे दिया, तो दोनों बन गया भाई भाई। और ये देखो ये भी गोल के कितना हो गया, देखो 8, 2 इधर अच्छे 8, ये 2 जो है इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, ठीक है। इस तरह से 8 हो गया। इस तरह से आप नाइट्रोजन को भी बना सकते हैं, N2 को। नाइट्रोजन कैसे, नाइट्रोजन में कितना होता है, देखिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में पता है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होता है 7, तो 7 होता तो आखिरी में कितना बचेगा 5 बचेगा। तो जब 5 बचेगा, जैसे कि अब मैं यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ, यहाँ पे तो 7 होता है ना, तो आप 2 5 यहाँ पे कर सकते हैं। तो 5 जो है ये पूरा करने के लिए 3 मांगेगा, तो देखो 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो 3 मांगा तो अभी 5 है ना, तो हम 2 यहाँ पे और बैठाते हैं और इसका भी 2 हम यहाँ पे क्या करते हैं और यहाँ पे बैठा लेते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का भी 3 होता है, इसका भी 3 होता है, लास्ट में ये भी 3 मांग रहा है, ये भी 3 मांग रहा है, तो दोनों का एक इधर से भी हम 3 चढ़ा देंगे, तो इसका भी 3 और इसका भी 3। तो जब इसको घेरेंगे, जब इसको घेरते हम ब्लैक पेन से घेर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा। देखो इसको जब घेरेंगे तो देखो 8 बन गया, और इसको घेरेंगे तो देखो ये भी क्या बन गया 8 बन गया। तो साझा हुआ ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन का साझा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल देती हूँ। चलो अगला सवाल बोलता है, अम्ल भस्म में अंतर बताइए। बहुत सारा अंतर हो सकता है, लेकिन 2 ही अंतर बोला तो बस 2 ही अंतर, जो हल्का हल्का है, जो कन्फर्म उसी को लिख दीजिएगा, कन्फ्यूजन वाला मत लिखिएगा, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल क्षार, भस्म में उसको क्षार भी बोलता है, बेस, भस्म में स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है, ये भी लिख सकते हैं, है ना, क्लियर है। इसके अलावा और भी है, लेकिन आपको सवाल में बोला गया 2 ही अंतर, तो 2 ही लिखना है। अगर ये सवाल लॉन्ग में आ गया तो आपको 5-6 अंतर लिखना है, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पे इतना दूर भर जाएगा, क्लियर है।
सजातीय श्रेणी क्या है? देखिए सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी उसी को बोलते हैं, ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या है या समजातीय श्रेणी क्या है? देखिए पढ़ते हैं। वैसे यौगिकों की श्रेणी, श्रेणी मतलब क्या होता है? चैन, जो चैन सिस्टम बनता है वही बोलते हैं श्रेणी। वैसे यौगिकों की श्रेणी होती है जिसके सभी सदस्यों को किसी सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है। मतलब एक ऐसा श्रेणी है जिसके जितना सारा सदस्य है ना, मतलब श्रेणी अलग अलग श्रेणी है तो कोई एक श्रेणी ले लिया और उन श्रेणी के जितना सारे सदस्य हैं उनको एक सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्रों में डैश 2H डैश, मतलब एक बॉन्ड इधर, यानी कि CH2 का अंतर होता है। यानी कि जब आप चैन सिस्टम जब करोगे ना तो उनके बीच का डिफरेंट क्या होगा? CH2 होगा। जैसे कैसे मैथ में निकालते हैं, सारव्य अंतर निकालते हैं ना, कोई भी चीज़ का सारव्य अंतर निकालते हैं तो सारव्य अंतर सभी का क्या आता है? बराबर आता है। जैसे 2 4 6 8, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे भी अगर आप कोई भी यौगिक लिए हैं सामान्य सूत्र जिसको व्यक्त, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में जब अंतर करोगे A2 से A1 घटाओगे, A3 से A2 घटाओगे, A4 से A3 घटाओगे, जैसे समांतर श्रेणी में घटाते थे तो उसमें जैसे अंतर समान आता था तो यहाँ भी अंतर समान आएगा, समझे। तो वैसे यौगिक की श्रेणी होती है जिसके सभी सदस्यों की किसी सामान्य सूत्रों में व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। इस श्रेणी को सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, सवाल आ सकता है कि समजातीय श्रेणी क्या है या सजातीय श्रेणी क्या है। अब देखिए जैसे CH4 और C2H6 में CH2 का अंतर है। देखिए अंतर कैसे गिनेगा? कार्बन यहाँ एक, कार्बन यहाँ पे 2, तो इधर से घटाएंगे तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटेगा तो 1 कार्बन बचेगा, 1 कार्बन बचेगा। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 4, तो ऐसे घटाएंगे तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा। आ गया ना। आप किसी जोड़ रहे, मिथेन हो गया, ये इथेन है, प्रोपेन करोगे तो प्रोपेन और इथेन से घटाओगे तो भी CH2 आएगा। या कोई भी श्रेणी, अगर प्रोपाइन में जाओ मतलब इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो उसमें भी CH2 का अंतर होगा, ठीक है। किसी भी श्रेणी, किसी भी सदस्य में चल जाइए, मतलब कि समझ रहे ना, या कार्बोक्सिल समूह में चल जाओ, एल्डिहाइड, किसी भी समूह में चला जाओ तो एल्काइन, एल्कीन, उसी समूह में एल्केन या एल्काइन या एल्कीन किसी भी समूह में आ जाओ तो उसके सदस्य जो संख्या आएगा ना उनके क्रमागत में जब डिफरेंस जब करोगे आप तो ये CH2 ही का अंतर दिखेगा, CH2 का अंतर दिखेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये सवाल देखो, सवाल देखो क्या है? जस्ता के प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए और जस्ता से अयस्कों का निष्कर्षण होता है कैसे, उसका वर्णन करना है। तो देखिए जस्ता के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन, ये जस्ता का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन, फॉर्मूला भी लिख दिया ZnS और ZnCO3। अब देखिए निष्कर्षण कैसे करते हैं। जस्ता का निष्कर्षण, सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है ना। सल्फाइड हो या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना काफ़ी आसान होता है। इसलिए सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में करीब उच्च ताप, करीब 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसको? सल्फाइड अयस्क को, है ना। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? जारण कहते हैं। सवाल भी आता है कभी कभी ये कि जारण किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ से सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को जारण कहते हैं। जारण का डेफिनेशन भी हो गया। अब देखो इसका हम अभी क्रिया लिख दिए जो यहाँ पे हुआ है। 2ZnS संतुलित करके लिखा हूँ प्लस O3, और ये देखो गर्म हो रहा ZnO और प्लस 2SO2। अब देखो क्या इसके बाद क्या हुआ? सांद्रित कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु, ये इसका यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सांद्रित कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। तो सवाल अगर आ जाएगा कि निस्तापन किसे कहते हैं डियर, तो लिखना कि सांद्रित कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। और यहाँ पे क्या था? यहाँ देखो कि सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, तो उसको बोलेंगे जारण। यानी कि जारण और निस्तापन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, मतलब वहाँ क्या था?
वहाँ था कि वायु की उपस्थिति में, यहाँ सीमित वायु में, एक लिमिट वायु में, उच्च ताप पर यहाँ भी गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इसको क्या बोलते हैं? निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन का भी डेफिनेशन याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए ZnCO3 का जिंक सांद्रित अयस्क था, कार्बोनेट अयस्क था, और ZnO और CO2 बन गया। क्या बन गया? ZnO और CO2 बन गया। चलिए अब देखो अब ये हो गया। अब यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड, ये देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जिंक ऑक्साइड तथा कोक के मिश्रण को 2:1 उदग्र बक यंत्र में लेकर उच्च ताप, मतलब को जो गर्म करने वाला जो चीज़ सामान होता है वो बोलता है बक यंत्र में लेकर उच्च ताप करीब 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ऑक्साइड जिंक में अपचयित हो जाता है। यानी कि ZnO था, ठीक है। अब ZnO और कोक मतलब कार्बन कोयला मिला दिए और इसको गर्म कर रहे हैं तो ZnO और CO बन गया। जस्ते का वाष्प संघनक में संघनित हो जाता है, मतलब जो जस्ता होता है ना वो क्या होता है? जम जाता है, संघनित हो जाता है, तथा CO2 गैस असंघनित अवस्था में ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि CO2 गैस क्या होता है? बाहर निकलता है। तो इस प्रकार जो जस्ते का हम लोग क्या करते हैं? निष्कर्षण कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसको जरूरत है आपको। इस देखो ये सवाल कैसे याद होगा? आप बोलेंगे सर इतना बड़ा सवाल सर कैसे याद करें, मतलब बहुत हार्ड है सर, है ना, रोने होने लगिएगा। तो देखिए रोइए मत, ठीक है, एकदम इजी है। इस सवाल को ना आप 2-3 खुद से पढ़िए और लिखिए, समझ। देखिए जारन और निस्तापन का दोनों सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये बना ना इसके बारे में यहाँ पे लिखना है कि Zn और कोक में 2:1 में गर्म करेंगे वक यंत्र में, तो इतना पे गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ये तीनों, ये यहाँ से ये तीनों जो एकदम इजी है, बस थोड़ा सा ऊपर में 2 लाइन है और नीचे में क्या है? नीचे तो फिर जम गया, बन गया, जस्ता निकल गया, क्रिया। मतलब जरूरत है आपको पढ़ने का। अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं तो फिर मत पूछिए, बल्ले बल्ले आपका 5 नंबर आपके हाथ में। लास्ट सवाल था कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिख दूँ, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का संदर्भ है प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, मृदा, वनस्पति तथा जीव जंतु के प्रबंधन से। मतलब भूमि हो या जल हो या मृदा मिट्टी हो या वनस्पति हो, ठीक है, इन सभी का या जीव जंतु उन सभी का प्रबंधन करना, यही होता है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन एवं संरक्षण। संरक्षण प्रबंधन दोनों सेम बात है। संरक्षण मतलब क्या होता है? हिफाजत करना, प्रबंधन का मतलब प्रबंधन करना उसको, ठीक है, जो वर्तमान तथा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, अभी के लिए भी और भविष्य के लिए। इससे संरक्षण के बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे संरक्षण किया जाए, इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इसे संरक्षण किया जाए। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सतत विकास क्यों कहता है? सतत कंटिन्यू विकास होते रहे, सतत वैश्विक भूमि से प्रबंधन होते रहे, पर्यावरण शासन के आधार पर बनाता है तथा पर्यावरण शासन के आधार पर बनाता है, सॉरी यहाँ पे संरक्षण होगा, पर्यावरण संरक्षण के आधार पर बनाता है। ठीक है, चलो अब देखो इसको कुछ यहाँ पे पॉइंट में डाल दिया, चूंकि लॉन्ग सवाल था ना, पॉइंट यहाँ पे डाल दिया हूँ। जल प्रदूषण का मानदंड, प्रति 100 मिलीलीटर जल में उपस्थित कोलिफॉर्म सूक्ष्म जीवों की संख्या को नदी के जल के प्रदूषण का मानदंड माना गया। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण है कि वस्तु का उपयोग कम करें, अनुपयोगी वस्तुओं को पुनः चक्रण द्वारा उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करके उसे उपयोग करें। इससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। और भी उपाय है लेकिन इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा ना, जितना मैं लिखा हूँ ना इतना लिख दीजिएगा ना, तो जो एग्जामिनर होगा एकदम हंस के खुश होकर आपको नंबर देगा। लेकिन हाँ साफ साफ लिखिएगा। वन का महत्व यहाँ पे बता दें कि वन हमारे आर्थिक विकास में प्राणियों के अस्तित्व में बनाए रखने में मदद करता है, सहायता करता है, इसलिए हम इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है सरकार के लिए या हमारे लिए ज़रूरी कि हम हर व्यक्ति एक पेड़ अपने जीवन में या 2 पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाए ताकि हरियाली होती रहे। इसके महत्व के बारे में बता देना है काफ़ी। इतना आप लिखेंगे तो पता है क्या होगा, आपकी कॉपी जो एग्जाम में मिलेगी ना, आपकी कॉपी एग्जाम में कैसे मिलेगी? देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे, मतलब ये लॉन्ग नहीं रहेगा, ठीक, ऐसे नहीं रहेगा बल्कि ऐसे घुमा कॉपी रहेगा, ऐसे, मतलब कि ऐसे रहेगा। देखो यहाँ देखो मैं जो दिखा रहा, देख रहे ऐसे कॉपी रहेगा, ऐसे रहेगा और ऐसे आपको लिखना है, ऐसे। तो ऐसे लिखिएगा तो इधर तो चौथाई रहेगा, इधर चौथाई, तो इतने में भर जाएगा और दूसरा पेज में चल जाएगा। तो इतना काफ़ी है, 5 नंबर के लिए काफ़ी है, डोंट वरी। ठीक है, तो चलो ये वीडियो कहीं पे लास्ट करता हूँ। फिलहाल अच्छा लंबा वीडियो बन गई, समझ आ गया। लेकिन कल मैं आपको बायोलॉजी का बता दूंगा और बताने के बाद इसका मैं PDF टेलीग्राम पे सेंड करूँ। एक जगह PDF रहेगा तो आपको सहूलत भी होगा। ओके, वीडियो को लास्ट करता हूँ। जो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो डियर, और जो सवाल दिया हो अगर याद है तो अच्छी बात है, और याद नहीं है तो इसको कॉपी पर नोट कर लो, है ना, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम में आए या ना आए लेकिन इसको पढ़ तो लो कम से कम यार, इसी से रिलेटेड सवाल आ गया तो बस लगा देना आग पानी में, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, वीडियो को लास्ट करते हैं, लाइक जरूर करना। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।